नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना काल में बेहद शानदार किरदार निभा रहे हैं कोरोना वॉरियर्स। इन वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए सरकार तमाम इंतजामात कर रही है। पत्थरबाजों, हमलावरों पर NSA जैसी कार्रवाई भी की गई है और तो और अब तो कड़े कानून वाले एक अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी गई है। बावजूद इसके ये बेलगाम लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या है इनका इलाज? आज इसी कार्यक्रम में आओ बात करें, चर्चा करें और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कभी मेरठ, कभी मुरादाबाद, कभी अलीगढ़, कभी बहराइच, तो कभी कानपुर। ये नाम तो वानगी भर है साहब। पन्ने पलटेंगे तो कोरोना काल में पुलिस और मेडिकल टीम पर हमलों के तमाम किस्से सामने आ जाएंगे। कोरोना के इस कहर में नायकों की भूमिका निभा रहे हैं पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी, लेकिन कुछ बेलगाम शैतान हैं जो इन जान बचाने वालों की ही जान के दुश्मन बन बैठे और आए दिन पत्थरबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही अराजक तत्वों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। महामारी एक्ट में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दंड को और मजबूत करके लोगों को सुरक्षा और बेहतर दी जा सके और उनका मनोबल बढ़ाया जा सके। केंद्र की तर्ज पर कदम बढ़ाते हुए योगी सरकार ने एपिडेमिक एक्ट में बदलाव करते हुए कोरोना वॉरियर्स के लिए उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 नाम के कानून का कवच तैयार किया है। इसके मुताबिक कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने पर 5 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। यह अपराध गैर जमानती होगा, जिसमें गिरफ्तारी के बाद 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। क्वारंटीन से भागने, लॉकडाउन तोड़ने पर सजा का प्रावधान, कोरोना वॉरियर्स पर पथराव और थूकने पर भी कठोर सजा मिलेगी। इसमें 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन अब सवाल है कि क्या केवल कानून बनाने से मान जाएंगे ऐसे जाहिल? क्योंकि सुबह इस कड़े कानून को अमली जामा पहनाया गया और शाम होते होते कानपुर में मेडिकल और पुलिस की टीम पर हमला हो गया, वो भी तब जब कोरोना संक्रमित शख्स के संपर्क में आए परिवार को क्वारंटीन करने पहुंची थी टीम। कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और NSA के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल पुलिस और मेडिकल टीम अपनी जान हथेली पर रखकर जनता की जान बचाने की जद्दोजहद में लगी, लेकिन कुछ जाहिल हैं इन हालात में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कैसे सुधरेंगे ये जाहिल? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आओ आज इसी पर बात करें, आखिर क्या है इनका इलाज। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय करा दूं। हृदय नारायण दीक्षित जी, विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, हमारे साथ है। स्वागत है आपका। अमीर साबरी जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ हैं। और राजेश राय, पूर्व IPS, हमारे साथ हैं। OP सागर साहब, पूर्व DIG यूपी पुलिस, हमारे साथ है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, एडिटर इन चीफ R9 टीवी, हमारे साथ है। अमिताभ जी, आखिर इलाज क्या है? NSA के तहत कार्रवाई, उसके बाद एक कानून को इतना मजबूत बनाया गया, सजा का प्रावधान किया गया और जुर्माने का भी, लेकिन उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं। देखिए, यही मुझे लगता है इस ढंग की चीजों में दंड विधान एक भूमिका का निर्वाह करता है और लोगों की में समझदारी बढ़े
विषय की गंभीरता को वो समझ पाए, अच्छा बुरा समझ पाए, उसमें भेद कर पाए, ये एक दूसरी प्रक्रिया है। दोनों एक साथ साथ चलनी चाहिए। कड़ा दंड विधान भी जरूरी है। तुलसी बाबा कहे गए, भय बिन होय न प्रीति, जलद मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। ठीक बात है, भय तो होना ही चाहिए, राजदंड तो होना ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश ने जितना कड़े विधान किए हैं, मुझे लगता है वो अधिकतम कड़े विधान हैं। उसके बाद कल कानपुर में घटना घट गई, सुबह राजाज्ञा हो गई और शाम को ये दुस्साहस। ये चिंता का विषय है, ये चिंतन का विषय है। शासन के लिए चिंता का विषय है, हम लोगों के लिए चिंतन का विषय है, समाज के लिए कि हम कहां जा रहे हैं। जो हमारी जान बचा रहे हैं उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। ये साजिश है तो कुछ नहीं जानी चाहिए, ये बेहूदगी है तो दंड होना चाहिए, ये नासमझी है तो समझाइश होनी चाहिए, लेकिन ये रुकना चाहिए। इसीलिए आज हमने हृदय नारायण जी से अनुरोध किया कि भाई इस विषय पर आप भी कुछ बताएं। हृदय नारायण जी बड़े अध्येता हैं, व्यापक अनुभव है, लोक जीवन की समझ है बहुत गहरी, और भारतीय मन को अच्छे से समझते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक समाज के अभिभावक के तौर पर हृदय नारायण जी को सुने हम लोग कि जब स्थिति इस मोड़ पर आ गई कि दंड विधान भी चरम पर और बेहूदगी भी चरम पर, तब रास्ता कहां से निकलेगा? हृदय नारायण जी। जी अग्निहोत्री जी। जी मैंने कहा दंड भी चरम पर है, दंड का विधान, और बेहूदगी भी चरम पर है। रास्ता कहां से निकलेगा और कैसे निकलेगा हृदय जी? आपकी बात सही है। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ऐसे मामलों में पहले से ही सख्त रही है जी। जब कोरोना की महामारी नहीं आई थी उसके पहले भी छुटपुट बड़ी घटनाएं, भिन्न प्रकृति की घटनाएं बड़ी बड़ी होती थीं। स्त्री उत्पीड़न की घटनाएं और तमाम घटनाएं होती थीं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का दृष्टिकोण पहले से ही सख्त था। जब ये चुनौती सामने आई उत्तर प्रदेश में जी, और अपनी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा करने और लोगों की जान बचाने के लिए जुटे लोग, चिकित्सा अधिकारी, उनका स्टाफ, मेडिकल का पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के लोग और प्रशासन तंत्र के लोग, ये जानते हुए भी कि किसी भी समय किसी भी मोड़ पर वह भी वायरस का शिकार हो सकते हैं, बावजूद इसके वह लोग कूदे और उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। जी। सरकार का काम प्रायः विधि स्थापित अधिनियमों के अधीन, जो कानून है हमारे पास, उस कानून के अधीन दोषी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ये मूल बात है, जैसा अभी आपने पहले कहा। लेकिन अपराध की मानसिकता, और जिसे हम सब लोग जाहिलियत कहते हैं, वैसी मानसिकता, और जो लोग कानून के बारे में कोई सम्मानजनक राय नहीं रखते, जिनके चित्त में कानून के बारे में कोई सम्मान नहीं है, ऐसे लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और ये एक भिन्न बात है। सरकार गिरफ्तार करेगी, सरकार रासुका लगाएगी, सरकार उन्हें दंडित करेगी, सरकार उन्हें सजा दिलाएगी, सरकार उनसे फाइन वसूल करेगी।
ऐसा सब दंड भय होने के बावजूद घटनाएं घटित हो रही हैं, इसका एक ही उपाय है और वह उपाय है लोक जागरण का। यह जिम्मेदारी बहुत प्राचीन काल से जी दंड और जो सांस्कृतिक लोग हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, कभी ऋषियों के रूप में, कभी अभिभावकों के रूप में, वह अपने ढंग से समाज का लोक शिक्षण करते रहे हैं। यह जिम्मेदारी इस समय संप्रति देश का, उत्तर प्रदेश का, जहाँ जहाँ उसका फैलाव है, लोकप्रिय प्रिंट मीडिया, लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके माध्यम से लोक जागरण हो रहा है। और इस दौरान जो कोरोना महामारी की चुनौती है, जी इस दौरान व्यापक संघर्ष में जिस तरह चिकित्सक लोग और पुलिस के लोग जुटे हुए हैं, उससे भी ठीक अधिक तेवर के साथ हमारा समाचार माध्यम दोनों तरह का, प्रिंट का, इलेक्ट्रॉनिक का, वह भी अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार संघर्षरत हैं और वह कानून के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वह जहां गड़बड़ी हो रही वहां के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, तथ्यपरक। अब इसी लोक जागरण के भीतर से कोई रास्ता निकल सकता है। हम लोग आशावादी हैं कि धीरे धीरे कानून का, कड़े कानून का भय और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी कार्यशैली का भय, और जिसे लोक लज्जा कहते हैं, लोक लाज कहते हैं, जो हम आप एक वातावरण जो सरकार के अंग नहीं हैं, जो वातावरण बना रहे हैं भिन्न भिन्न माध्यमों से, उस वातावरण से रास्ता निकलेगा अवश्य। इसलिए कि हम लोग जिस उत्तर प्रदेश में इस समय चुनौती का सामना कर रहे हैं, ये है भारतीय संस्कृति का गढ़ रहा है, केंद्र रहा है, और यहाँ एक यहीं से संस्कृति का ठीक ठीक प्रचार भारत में और भारत के बाहर भी गया। बिल्कुल ठीक तो बात हम है। आशावादी हैं। जी हृदय नारायण जी, दो बातें मेरे जहन में आती हैं जो मैं आपके समक्ष रखूं। एक तो सलाह, एक तो सुझाव दूंगा, मांग करूंगा, वो आप सरकार तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आप जिस बड़े पद पर हैं, सत्ता उसके नीचे विराजती है, आपका आसन उससे ऊपर है विधानसभा में, इसलिए रख रहा हूं। संपादकों को नहीं, लेकिन जो फील्ड में प्रिंट के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कैमरा पर्सन हैं साथ में, उनको भी स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ की तरह 50 लाख रुपए का जो बीमा कवर है, उस योजना में शामिल किया जाना चाहिए। वो इस व्यवस्था का हिस्सा है, लोक जागरण का काम कर रहे हैं, और जहां पर अनाज बांट रहा है राजस्व विभाग का बाबू, वही कैमरामैन भी खड़ा है हमारा, और रिपोर्टर भी खड़ा है, जहां कप्तान खड़ा है, जहां कलेक्टर खड़ा है। मुझे लगता है यह कदम अच्छा होगा, इसका संदेश अच्छा होगा, और लोकतंत्र के चौथे खंभे को मजबूती मिलेगी, और आपकी पीठ से जाएगा तो स्वाभाविक है उसकी गति भी तेज होगी वहां तक पहुंचने में। और दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था, जो आपसे समझना चाह रहा था जी, वो ये समझना चाह रहा था कि हमने पढ़ा था सठ सुधरहि सतसंगति पाई, वो दौर तो बीत गया लगता। अब जो शठ है वो सत्संगति तो छोड़ो, वो गैंगस्टर और आसुका की नहीं सुन रहा, तो संगति की क्या सुनेगा हृदय जी? इस डिजाइन से कैसे निपटा जाए, इसमें दंड की भूमिका कहां तक निर्णायक हो सकती है, इसमें और कोई विकल्प क्या हो सकता है? क्योंकि आपने लगभग मेरे ख्याल से 2.5 वेद से लेके और आज तक का जितना भारतीय वांग्मय है उसका अनुशीलन किया है, पढ़ा है, हम लोग आपको सुन के पढ़ के चीजों को समझते रहे हैं। तो कुछ प्रकाश डालिए कि क्या हो सकता है इस अंधेरी गली से बाहर निकलने का। किसी भी समाज को आचरण सिद्ध बनाने के लिए जी एक ही उपाय रहा है, और वो रहा है लोक जागरण का। लोक जागरण के तमाम तरीके थे। पहले ज्ञानी जन आते थे, सभा करते थे, गोष्ठी करते थे,
श्रीमद् भागवत होती थी, कथाएं होती थीं, संत समागम होते थे, जो प्राचीन काल के यज्ञ भी थे उनमें भी विचार विमर्श होते थे, गोष्ठियाँ होती थीं, वाद था, प्रतिवाद था, संवाद था उस कालखंड में। इस समय जैसी स्थिति है हमारे सामने, उस समय हम न तो सभा कर सकते हैं, न गोष्ठी कर सकते हैं, न वाद विवाद संवाद कर सकते हैं जी। इस समय तो एक ही उपाय है, हमारी प्राथमिकता, हमारी पूरे देश की, आप सबकी प्राथमिकता ये है कि लोगों से लॉकडाउन का अनुशासन पालन कराया जाए और लोगों को बताया जाए कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारा घर में रहना बड़ा जरूरी है। ये बड़ी उल्टवासी है कि लोग जानते हैं कि हमें हर हालत में, अगर हमने अनुशासन तोड़ा तो हम बहुत बड़ी बीमारी में फंस सकते हैं, ऐसी गारंटी है। मुझे याद आता है जी। आपको तो ठीक से पता है, यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्नोत्तर, जिसमें एक प्रश्न ये था कि आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि सब लोग जानते हैं कि हम मृत्यु के मुंह में जाएंगे ही एक दिन, लेकिन आचरण ऐसा करते हैं कि मानो बड़े अमर हों। यह आश्चर्य है। हम इसको जोड़ के देखते हैं इस महामारी से कि लोगों को पता है कि अगर हम पुलिस पर, डॉक्टरों पर, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करेंगे तो पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी जी। हमारे ऊपर रास्का लगेगा, हमारे ऊपर भिन्न भिन्न कठिनाइयां आएंगी तमाम तरह की। यह जानते हुए भी लोग ऐसा आचरण कर रहे हैं। लगता है ये उसी तरह का प्रश्न है जैसे पहले था। लोगों को मालूम है कि हम सड़क पर टहलेंगे तो हमको बीमारी आ जाएगी, लोगों को मालूम है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी का नियम तोड़ेंगे तो हम बीमार, संक्रमित हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी को भी खतरा हो जाएगा। ये सब जानते हुए भी लोगों का एक वर्ग उत्पात कर रहा है जी। और इस समय केवल उपाय यही है कि लोगों को जागरूक करना, जागरूक करने के माध्यम सीमित हैं। इस समय हम लोग गोष्ठी, सभा, कोई मीटिंग, कोई नहीं संभव है, इस प्रकार का कुछ कर नहीं सकते। तो इसी के बीच से कोई रास्ता निकलना है और हम और आप जैसे लोग आशावादी हैं, इसी में मुठभेड़ करते हुए आगे एक आपने कहा कि लॉकडाउन का पालन, हमको विश्वास है। एक चित्र मेरे जहन में आ गया मुरादाबाद का। वहां के जो उत्पाती थे दीक्षित जी, उन्होंने 100% सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके घर की छत से पत्थर फेंके, वो सड़क पे नहीं उतरे। अब लो बताओ, तू डाल मैं पात बिल्कुल, मतलब अपराध में भी लॉकडाउन नहीं तोड़ा। छत पर दूर चारों कोनों में खड़े हो गए स्त्री पुरुष, और दे पत्थर। अब ये तो बहुत प्राचीन काल का क्रिमिनोलॉजी और अपराध शास्त्र में है कि भाई अपनी सुरक्षा करके ही हमला करना, इसीलिए क्रिमिनल ज्यादा डरपोक होता है बजाय अच्छे आदमी के। क्योंकि क्रिमिनल को अपनी जान की चिंता ज्यादा रहती है और भला आदमी को कर्तव्य पालन की चिंता रहती है कि हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारी प्रतिष्ठा कर्तव्य के अंतर्गत निहित है जी। और जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं तो वह अपनी सुरक्षा पहले सुनिश्चित करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि उनके भीतर कम से कम अपने लिए सोशल डिस्टेंसिंग आई है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व है माननीय योगी जी के हाथ, तो उनकी कड़ाई और उनका निर्णय, उनका फैसला जहाँ जहाँ दंड भय प्रभावी होगा वहाँ वहाँ असर अवश्य करेगा। और हम लोगों को आशावादी रहना चाहिए कि ये ठीक होकर ही रहेगा और सरकार और समाज मिलकर इसे ठीक करेंगे। समाज का दायित्व तो बड़ा है, सरकार का सीमित है, लेकिन आपातकाल में सरकार का दायित्व ज्यादा व्यापक, हाँ, उसकी भूमिका बड़ी हो जाती है, उसकी भूमिका निर्णायक हो जाती है, तो ये ठीक होगा। जी दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर अनुरोध करेंगे कि जो मांग हमने रखी है उत्तर प्रदेश भर के पत्रकारों की ओर से, वह मांग आप शासन में सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाएंगे। बहुत विचारणीय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम सुन रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण जी को। विधानसभा अध्यक्ष का एक परिचय है उनका, और मैं मानता हूं वो छोटा परिचय है। ज्यादा बड़ा परिचय दीक्षित जी को मैं पिछले 20-25 साल से जान रहा हूं। बड़ा परिचय ये है, बहुत भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय आध्यात्म,
की गहरी समझ है। इसीलिए हमने कहा कि समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करें, देखें समस्या कहाँ को किस किस नजरिए से देखा जा सकता है और कहां से कोई उपाय निकल सकता है। इसलिए आज हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया था हृदय नारायण जी को। अब मैं अपने मेहमानों के पास लौटता हूं। ओपी सागर साहब, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े अधिकारी रहे, डीआईजी होके सेवानिवृत्त हुए। आप बताइए, गैंगस्टर, रासुका, सारी दफाएं, 6 महीने जमानत नहीं, इससे और कड़ा क्या कागज बनेगा बताइए। उसके बाद भी ये दृश्य, मतलब जहालियत की, बेहूदगी की, दुस्साहस की, बदमजगी की कुछ सीमा है कि नहीं है? और अगर ये लोग इतने दुस्साहसी हैं तो फिर रास्ता क्या निकाला जाए ताकि ये नियंत्रण में आए, क्योंकि उन्मुक्त तो नहीं छोड़ा जा सकता ना सागर साहब। सही कह रहे हैं अमिताभ जी। एक्चुअली क्या है कि जो एक्शन हमें सरफेस पे दिखाई पड़ना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ता। कानून बड़े सख्त हो गए, 1897 का एपिडेमिक एक्ट, उसको भी नहीं, पुराने एक्ट तो बेकार ही था, उसका तो मतलब नहीं था। अब ठीक कर दिया, ये जो ऑर्डिनेंस लाए हैं अब ठीक है। उस ऑर्डिनेंस से मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक डिटरेंट इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो धरातल पे ये सब दिखाई कम पड़ता है ना, जैसे गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो, हम उस कार्रवाई को मीडिया के माध्यम से प्रचारित करें। एनएसए की कार्रवाई इतनी लंबी कार्रवाई है कि उसमें जो है होते होते 1.5 महीना लग जाता है। और तब तक कोरोना ही निपट लेगा। हर समय जो है ये भी खतरा रहता है, 7 दिन में गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है, वो तो हो ही जाना है। लेकिन 1 महीने जो हाई कोर्ट के पास जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्या ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 उसको ये कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसे में फिर अगर किसी को निरुद्ध कर भी दिया गया है तो हम उसको प्रचारित नहीं कर रहे हैं। अगर प्रचारित करें तो समझ में आता है कि बहुत जो है उसका असर होगा। इसी प्रकार से जो दंड वाली है, यहाँ पे जो आर्थिक दंड है, अगर हम उस आर्थिक दंड को तुरंत लागू करें, उसका रियलाइजेशन तुरंत करें, उसको जो है जो व्यक्ति पकड़ा जाए उससे जो है वो सुनवाई जल्दी होके और तुरंत उस पर दंड का जो है वो कर दिया जाए और दंड वहाँ से वसूल किया जाए। ओपी सागर, आपने ये बात अच्छी कही और मुझे एक ऐसे ही समीचीन उदाहरण याद आता है। वो उदाहरण देने के बाद मैं अपने बाकी दोनों मित्रों के पास चलूंगा, साबरी साहब के पास, राजेश राय के पास। एक सरकार, पूर्ववर्ती सरकार उत्तर प्रदेश की थी, उसने एक उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बाहुबली के खिलाफ एक कार्रवाई की। जितनी बड़ी कार्रवाई थी उससे 5 गुना बड़ा उसका धमाका था। 22 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ लोग जान गए कि क्या हुआ। गांव गांव, खेत खेत, कस्बा कस्बा, बाजार, हाट, मेला, तमाशा, चाय की दुकान, पान की दुकान, सब में 1 महीना एक ही चर्चा होती रही कि वाह भाई वाह, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उस एक घटना की अनगूंज इतनी बड़ी थी कि उस माफिया से जो छोटे वाले थे वो तो मारे डर के भाग गए, चुप, बोले भैया जब गुरु कोई नहीं लपेट लिया तो हमारी क्या हैसियत है। ये जो ओपी सागर ने बात कही, इस बात में दम है। मैं व्यवहार के तौर पर इस बात को मानता हूं। सिद्धांत के तौर पर क्या होगा अलग विषय है, होना चाहिए प्रचार, नहीं होना चाहिए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन व्यवहार के तौर पर मैं मानता हूं कि जिस गोली को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सागर साहब, वो गोली काम करती है इसे बुखार के साथ। बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी अच्छे से काम करती है। अमीर साबरी साहब, क्या किया जाए? मानने को तैयार नहीं लोग। जाहिलपन इस कदर हावी है माथे पर कि मानने को तैयार नहीं। क्या उसी परिस्थिति में समझेंगे लोग जब यह निर्णय हो जाए शासन के द्वारा, सत्ता के द्वारा, कि भाई उपद्रव करते हुए देखो तो गोली मारो? यह भी कानून है। इसके आदेश भी भारतीय दंड विधान के अधीन ही होते हैं। शूट एंड स्ट्राइक, उपद्रवी दिखे तो गोली मारिए। क्या तब मानेंगे या उससे कम डोज पे मान जाएंगे? क्या लगता है आपको साबरी साहब?
देखिए अमिताभ जी, आपने जैसा कहा है, एक बात तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर बिल्कुल सत्यता पर अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो हिंदू मुस्लिम की फीलिंग भी आ जाएगी सामने। जी। आप कानून नहीं, इससे भी और जैसा कि अभी आपने कहा कि देखते ही गोली मार दो, एनआरसी सीए को लेकर जो प्रदर्शन हुए हैं उसके ऊपर यही हुआ है अमिताभ जी। जबकि मुसलमानों ने, ईमानदारी की बात यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर हजारों क्लिप्स जारी हुई हैं जो पुलिस ने उदंडता दिखाई है, पुलिस ने बर्बरता लाठीचार्ज करी है और पुलिस ने गोली चलाई है, पुलिस ने पथराव किया है, मुसलमानों ने नहीं किया। वहीं कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन घोषित हुआ, कोरोना वायरस को लेकर के जो बदतमीजियां सामने आई है, मीडिया का मैं छिनाल बना कहूंगा इस बात को कि जो वीडियो दिखाया गया, बार बार के मुंह में थूका गया, ये वीडियो 2007 की है महाराष्ट्र की, लेकिन मीडिया ने इस चीज को दिखाया बार बार और ये मुसलमानों के सर एक आरोप मंडा गया कि इन्होंने थूका, जबकि वो बिल्कुल घटना बाद में। अरे भाई साबरी जी, एक मिनट पर रुको भाई, साबरी जी आपने मुरादाबाद की घटना देखी थी कि नहीं? आपने सवाल किया नहीं अमिताभ जी, मुरादाबाद की घटना देखी थी कि नहीं? वीडियो देखा था कि नहीं? सवाल किया है, आप सुनिए, आपने सवाल, अमिताभ जी सुनिए, आपने सवाल किया है तो जवाब सुनिए। अमिताभ जी प्लीज, आपने सवाल किया तो जवाब सुनिए। मुरादाबाद की घटना जो है वो कोरोना वायरस से आदमी नहीं मरा था, वो मरा था अपनी बीमारी से। उसके बाद पुलिस ने बदतमीजी करी, उसके छोटे भाई को उठा के ले गई, उसका भी कोतवाली में अटैक पड़ा, वो भी खत्म हो गया। तो अब बताइए इन परिस्थितियों में क्या करे जनता? आप बताइए, अब चाहे आप उनको गोली मारे, चाहे चौराहे पर ले आके फांसी चढ़ा दें, जनता तो नहीं मानेगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि ये लोग नहीं मानेंगे? आप कह रहे हो कि ये जो आपके उसके चिंतन धारा के लोग हैं ये मानने को तैयार नहीं? ठीक है भाई, नहीं मानेंगे तो योगी जी देखेंगे। राजेश राय, मुश्किल ये है जब स्टूडियो में भी ये विचारधारा आ जाए कि भाई हम तो मानने को तैयार नहीं, जो मन में आए तो कर लो, तो जब स्टूडियो में ऐसी धारा आ सकती है तो गली में क्यों नहीं होगी, चौराहे पर क्यों नहीं होगी? राजेश राय भाई, ठीक है, एक एक आदमी बोलो। आमिर साबिर की आवाज में बंद करिए। राजेश राय जी, राजेश राय। मैं कह रहा था, मैं अपनी बात को पहले दो बातों के लिए कहना चाहूंगा। एक तो आपने जो 50 लाख की डिमांड की थी, मैं एक बात उसमें और ऐड करना चाहता हूं, कभी मौका लगे तो फिर कहिए। ये जो एपिडेमिक एक्ट में जो ये बात आई है कि जो कोरोना वॉरियर्स में पुलिस वाले, डॉक्टर्स, ये सब लोग शामिल हैं। आप लोग भी कोरोना वॉरियर्स में जो फ्रंट पे लोग जा रहे हैं, आपके आदमी वो भी शामिल है, वो भी घायल हो रहा है, वो भी चोट खा रहा है, तो उनको भी इंक्लूड किया जाए, मेरा ये मानना है। अब ये बात यहाँ खत्म करते हैं, बात पे आता हूँ। नंबर 1 तो मैं इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, ये जो इस तरह की सरपरस्ती है जो अभी दिखी, ये जो चारों तरफ से ये कहना है कि जो ये कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये कुछ नहीं गलत कर रहे हैं, ये तो नहीं, और यही तक नहीं, वो ये भी कह रहे हैं मानेंगे भी नहीं भैया। राजेश राय, यही तक मामला नहीं रुक रहा, वो ये भी कह रहे भविष्य में भी ये नहीं मानेंगे, आप चाहे डंडा चलाओ, चाहे गोली चलाओ, चाहे कोई कानून ले आओ। आप बताइए। नहीं मानेंगे। ये जो सरपरस्ती है, जहां पर गलत को गलत कहने के लिए आदमी तैयार नहीं है, जहां पर लोग किसी भी बात को इस रूप में नहीं लेते हैं कि जो प्रशासन है वो बाप की तरह से, पिता की तरह से, अभिभावक की तरह से आपकी मदद करने के लिए आ रहा है, और वहां पर अगर आप उस बात को केवल हिंदू और मुस्लिम के दृष्टिकोण से देख करके केवल कहेंगे कि साहब वो तो मुसलमान थे इसलिए वहां पे गए थे, वो मुसलमान थे इसलिए पुलिस गई थी, तो ये उनके लोगों को बढ़ावा देने की बात है। आप देखिए ना, इसी हिंदुस्तान में आज वो नौबत भी आ रही है कि जब कोई आदमी अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको मीडिया कितना तारीफ कर रही है। तो जमाती लोग थे, ठीक होने के बाद लोगों ने ब्लड प्लाज्मा दिया, आज चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है, हमने भी अच्छी बात की तारीफ हो रही है, अच्छी बात की तारीफ, बदतमीजी की तो भरपेट निंदा की, ब्लड डोनेट किया, भरपेट तारीफ की मैंने जी। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसमें हमें कहीं कोई गुंजाइश दिखेगी ना, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दो बातें। एक तो बहुत फर्क पड़ा है अमिताभ जी, ये कम से कम लोगों को ये मालूम है कि ये जो वर्तमान सरकार है वो ऐसे करने वालों को छोड़ेगी नहीं, बिल में से निकाल के भेजेगी, उसका असर पड़ा है। अंतर है। अभी मैं किसी एक अधिकारी को पिछले दिनों सुन रहा था जिन्होंने कहा कि हमने 36 साल, मैंने भी किया, मैंने भी 36-37 साल की मेरी नौकरी है, और मैंने ये देखा है कि ऐसे मौकों पर पुलिस भाग जाती रही है, और लोगों को जो लोगों को ये डर लगा रहता था कि ये मुकदमे कायम होंगे, ये मुकदमे कायम होने के बाद चिंता मत करो, ये सब वापस हो जाएंगे, लोगों के मन बढ़े हुए थे सरकारों में,
और लोगों की ये मन इस कदर बढ़े हुए थे, उनको मालूम था कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो बढ़ा हुआ जो मन है अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से शासन की ये कार्रवाई हो रही है उससे लोगों में धीरे धीरे जो भले लोग हैं उनके अंदर अमिताभ जी आशा का ये संचार हो रहा है कि भगवान करेंगे ठीक है, अच्छा होगा, लोग ठीक होंगे। अमीर साबरी के पास फिर लौटता हूं। साबरी साहब, राजेश राय जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों के मन बढ़ गए, वो ये मानकर चलते हैं कि कोई शासन, कोई व्यवस्था, कोई कानून उनका कुछ नहीं कर सकता, वो जो चाहे वो करें। मैं चाहूं ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं पत्थर चलाऊं तो ठीक, मैं डंडा फेंकूं तो ठीक। नहीं, ऐसा नहीं। फिर कैसा है भाई? मैं तो रोज ऐसे दृश्य देख रहा हूं। ऐसा नहीं है। आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बता रहे हैं मुझे, मैं तो हकीकत में देख रहा हूं ऐसे दृश्य भाई। जर्नलिस्ट हैं, अरे सुन लीजिए, आपने सवाल किया, माई बाप जवाब तो सुनिए। आप बोलने नहीं देते, बड़ी मुसीबत ये है। आप सुनिए, हम कितना बोलेंगे, इतना तो अच्छा अच्छा बोल रहे हो। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद मान ली है, कहीं अरे कहीं ईटा फेंका हो, कहीं पत्थर फेंका हो तो अमिताभ जी बता दीजिए। आपने जब जबरदस्ती करी तब मुसलमान विचलित हुआ। बात समझिए, बात के आप क्रोनोलॉजी समझिए। डॉक्टर पर हमला करोगे, विचलित हुआ तो डॉक्टर पर हमला करोगे, विचलित हुआ तो घर में बैठे, नहीं तो जेल में रहे। बिल्कुल क्या तमाशा है? बिल्कुल विचलित हुआ है तो डॉक्टर को मारोगे। बिल्कुल मुकदमा कायम करिए, बिल्कुल मुकदमा कायम करिए। नहीं, हो रहा है जेल भेजिए, मुकदमा कायम करिए। लेकिन अमिताभ जी पत्रकार, अच्छा भाले विचलित होंगे तो डॉक्टर को मार देंगे मुरादाबाद में। अमिताभ जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे आप मुरादाबाद की पूरी पिक्चर तो समझिए, मुरादाबाद पिक्चर है क्या? अरे तो डॉक्टर को मार दोगे क्या? ये तो बताइए, पिक्चर क्या करेगी? अभी नजीराबाद लखनऊ में एक कांड हुआ, अरे कहां किसने मारा? अरे पहले, अरे आपको कुछ जानकारी नहीं, अमीर साबरी आपको जानकारी नहीं, आपके पास तथ्य नहीं, आपके पास जानकारी नहीं, तथ्य नहीं ना, आपके पास, माफ करिएगा, जानकारी और तथ्य दोनों नहीं है। हमेशा एक तरफा बात करते हैं। नहीं, आपके पास तथ्य और जानकारी दोनों नहीं मित्र। बात करते हैं अमिताभ जी, आप मैं 24 घंटे खबर में जीता हूँ, खूब 24 घंटे खबर में जीता हूँ, इसलिए मुझे न समझाओ। ऐसे से बात करते हैं, आपकी बात नहीं। आप भी तो, मैं भी 24 घंटे खबर में जीता हूँ अमिताभ जी, समझ लीजिए। आप, मैं भी जमीनी आदमी हूँ, आप हो सकता है हवाई हो, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप अगर सवाल करते हैं तो जवाब भी सुना करिए। आप में कमी है कि आप जवाब नहीं सुनते हैं, आप फैसला देने लगते हैं। आप डॉक्टर को खूना लहू लुहान करने वालों की हिमायत करेंगे तो आपको तीखे सवालों का सामना करना होगा। आमिर साबरी, समझ लीजिए। कतई नहीं, समझ गए ना? कतई नहीं। उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। ओपी सागर, बताइए, ये जो एक मानसिकता है, ये मानसिकता पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरा पैदा कर रही है। वो तो जाहिर सी बात है, ऐसी मानसिकता कैसे लोग हिमायत में खड़े जाएंगे रक्षा के लिए? बिल्कुल सही बात है। करने जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। बचाव के लिए जाएंगे, क्यों सैनिटाइजेशन करने जाएंगे आपकी गली में? कितनी जगह डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इन परिस्थितियों में हम काम नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत ही गलत बात हो गई ना। वो सेवा के लिए आए हैं, उनको वॉरियर्स कहा जा रहा है, वो लड़ रहे हैं इस बीमारी से, कोरोना वॉरियर्स, और उसके बावजूद उनको ये रिटर्न में मिल रहा है। ये तो बहुत ही गलत बात है। सारे देश को समझना चाहिए, वर्ल्ड में ये बात समझी जा रही है। वर्ल्ड में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं, लगभग ना के बराबर हैं। ये इंडिया में ही क्यों इस तरीके से बातें हो रही हैं, तो ये समझना पड़ेगा। जैसे अभी माननीय दीक्षित जी कह रहे थे, हम सबका फर्ज है लोक तरीके से जो है लोग सुझाव दिए जाएं, लोग समझाया जाए, और दंड की भूमिका अपनी जगह है। सागर से समझाने का मामला मुझे लग रहा बीत गया, मैं तो सुन ही रहा हूँ। सही बात है। अगर साबरी साहब जैसा तो बता रहे हैं, सरकार ही समझा सकती है, पर हम नहीं समझा सकते। देखिए साबरी साहब, मैं कहता हूं, परसों का एक वीडियो मैंने देखा। बड़ा सवाल ये कि आप लोग एक तरफा बात करते हैं। ठीक है, नहीं, एक तरफा बात नहीं करते। सागर साहब, एक मिनट, बहुत ही निष्पक्ष रहे हैं। भोपाल के क्वारंटीन सेंटर का एक वीडियो। अरे रुको भाई, अभी रुकिए। हम लोग देखिए नौकरी में रहे, राजेश राय साहब मेरे सीनियर हैं। एक मिनट, तो वो चचा जान कह रहे थे क्वारंटीन सेंटर में उन्होंने जो खाना दिया गया वो फेंक दिया, बोले भाई बिरयानी लाओ। फिर उनको शाम को जब शासन ने वो गोपनीय समझाइश दी,
शासन के पास तो सारी कलाएं होती हैं। तो जब उन्होंने अपनी विधि से उनकी समझाइश दी तो उन्होंने तत्काल एक दूसरा वीडियो डाला कि बोले यही खाना ठीक है और बहुत अच्छा है। वरना है उन्होंने बिरयानी कहा था, भाई बिरयानी लाओ और वो भला दम बिरयानी और कौन कौन बिरयानी नाम बताया, बोले ये सब लाओ क्वारंटीन में, ठीक है ना। ये तमाशा चलिए झेल भी ले कि भाई ठीक है मन विचलित है तो बिरयानी खाएंगे, चलो ठीक है। लेकिन ये सहन नहीं हो सकता कि जो लोग देश की रक्षा के लिए सैनिक की तरह जूझ रहे हो, जान हथेली पर रख के उनके ऊपर आप पत्थर चलाए, ये नहीं चलेगा। अजय राय, राजेश राय, जी ऐसे लोगों के विरुद्ध सर्वोच्च स्तर की दंडात्मक कार्रवाई और सर्वोच्च स्तर की सख्ती क्यों नहीं हो? जो लोग किसी व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं, किसी कानून को मानने को तैयार नहीं, सिवाय उत्पात के कुछ करने नहीं चाहते, तो उनके विरुद्ध मानस में कहा गया दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बिल्कुल 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 होनी चाहिए इस तरह की कार्रवाई। लाल साहब जी, मेरा कहना है कि जो हर चीज को केवल सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं, उनको ये देखना चाहिए। आप जब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, तो आप मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया झूठ बोल रहा है। ये वही मीडिया है, पालघर में जो घटना हुई उसमें मुस्लिम नहीं है, उसमें ईसाई हैं, हिंदू हैं और लोग हैं, हिंदू भी हैं उसमें। जी हाँ। साधु कुमारा सारे देश के अंदर उबाल है। ये नहीं है कि वहां पर ऐसा नहीं है कि जो है किसी एक संप्रदाय के को खिलाफ लेकर के मीडिया चला है। ये मीडिया जो अच्छी बातें हो रही हैं, जैसे मैंने प्लाज्मा डोनेट करने की बात की, सारे के सारे मीडिया ने सर आंखों पे लिया। और जब कनिका कपूर का यहां पर मामला यहीं पर उभरा, तो पूरा का पूरा लखनऊ में समझता हूं कनिका कपूर बेचारी, जो भी उनके साथ हुआ, उनको बीमारी हुई, ठीक हो गई, अच्छा हुआ, लेकिन कनिका कपूर को लोगों ने, जिसे कहते हैं कि मतलब लोगों को लगा कि ये पता नहीं कहां से ये महामारी के रूप में कनिका आ गई लखनऊ में। ये मीडिया ने उनको सामने रखा। किसी को नहीं, मीडिया किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मुरादाबाद में, इंदौर में, सहारनपुर में अगर ये वीडियो के साथ में ये सबूत मिल रहा है कि उसमें छतों पर से पत्थर मारे जा रहे हैं, हर जगह कोई सूबा नहीं ऐसा, कोई शहर ऐसा नहीं जहां बवाल नहीं हुआ, कहीं देख लीजिए। तो उसको सबूत को देखने के बाद भी अगर हम ये केवल ये कहें, चूंकि हम हम एक धर्म को बिलोंग करते हैं, एक हम समुदाय को बिलोंग करते हैं, यहाँ किसी से कोई नफरत नहीं है। बात तो ये है कि सरकार जो है, जो प्रशासन है, वो हर नागरिक की मदद करने के लिए जा रहा है। लोग अभी तो पंजाब में नांदेड़ से 30-3500 लोगों को लेके आ रहे हैं, उसमें 70-75 लोगों को लगा जैसे क्वारंटाइन करने की जरूरत पड़ रही है, उसमें कोरोना पॉजिटिव है। कोई भागदौड़ी नहीं हो रही है, कोई भाग नहीं रहा है, कोई किसी तरीके से छुपने की कोशिश नहीं कर रहा है, और प्रशासन उसकी मदद कर रहा है। राजेश, एक सवाल मेरे जहन में आया, मेरे ओपी सागर से पूछ लूं। सागर साहब, ऐसे उत्पातियों के खिलाफ सशक्त राजदंड हो, इस मांग पर हृदय नारायण दीक्षित उत्तेजित नहीं हुए, राजेश राय उत्तेजित नहीं हुए, ओपी सागर नहीं हुए, पंकज रौतेला नहीं हुए, अमिताभ अग्निहोत्री नहीं हुए। ठीक, पत्थर चलाने वाले गलत हैं, उत्पाती हैं, बवाली हैं, इस राय पर सब एक राय है, केवल साबरी साहब को छोड़कर। क्यों भाई? इनका नाम अमीर साबरी है, इसलिए ये नाराज भड़क रहे हैं क्या? ये क्या मामला है? आप देश के साथ क्यों नहीं चलेंगे? जी। जो जरूरत देश की है उसके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? सागर साहब, बिल्कुल देश के साथ चलना चाहिए, और वक्त की नजाकत भी है। इस समय तो बहुत ही जरूरत है। इस समय तो सबको, जब तक मिलजुल के काम नहीं करेंगे, मिलजुल के जो है इस बीमारी से मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक जो है बचत हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है, हिंदू मुसलमान किसी को नहीं देख रही है, कोई धर्म संप्रदाय से नहीं, मैं कह रहा हूं अपनी जगह काम इस करता है। डिबेट में किसी भी मुस्लिम स्कॉलर को या मुस्लिम प्रतिनिधि को नाराज होने की कोई वजह ही नहीं थी। ये दंड विधान मुसलमानों के लिए तो नहीं आया, ये उनके लिए आया जो बेहुदगी कर रहे हैं। देखिए, उनके लठ पड़े, यही तो है ना ये विधान। उसमें ये तो लिखा नहीं कि हिंदू जेल जाएगा कि मुसलमान जाएगा, ये तो कानून में लिखा नहीं। फिर क्या तकलीफ क्या मुसलमान के प्रतिनिधि को? साबरी साहब मुस्लिम स्कॉलर होने के बावजूद भी उन्होंने एक पक्षीय जैसा अध्ययन किया हो। पूरा व्यापक अध्ययन करना चाहिए। स्कॉलर का तो मतलब ही है वो पूरा अध्ययन करे,
प्लस माइनस जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है सबका अध्ययन करे, और उसके बाद में अगर वो किसी नतीजे पे निकलता है तो उसको बोले, ना कि वो जो है एक पक्षीय साबरी साहब, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, हावड़ा, इंदौर, पूरे देश भर में जो बवाल-ए-जान हुआ, अलीगढ़ में पुलिस पर हमला हुआ, डॉक्टर्स पर, इससे मुस्लिम प्रतिनिधि उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? सीधी सरल बात है, जिसने हमला किया उसको जेल में ले जाके सबसे कठोर दंड मिले, इस बात का समर्थन करिए, क्या दिक्कत है? इसमें काहे को चिल्लाने लगते हैं सब लोग? मुसलमान अगर मस्जिद में है तो छिपा हुआ है, और अगर विष्णु मंदिर में है तो फंसा हुआ है। देखिए तो फंसा हुआ है। देखिए भाषा शैली जो है आप लोगों की, ये फंसा देती है। बड़ी मुसीबत ये है, हम उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, ये ईश्वर जानना उत्तेजित नहीं हो रहे, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। आप बताइए, जिन जमातियों को आपकी मीडिया ने बदनाम किया, आज वही जमाती अपना प्लाज्मा दे रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं। आखिर ये बात भी समझ में आना चाहिए आप लोगों के। जो खून दे रहे हैं उनकी तारीफ, जो उत्पात कर रहे हैं उनकी निंदा, मैं बता दे रहा हूं, जो खून दे रहे हैं उनकी तारीफ, जो उत्पात कर रहे हैं उनकी निंदा, और इस मांग के साथ निंदा कि उनको तत्काल रासुका लगा के अंदर करो। बिल्कुल बात। इंडोनेशिया का आदमी खतौली की मस्जिद में छुपा क्यों मिले? तुर्की का, सूडान का आदमी अजब इंटरनेशनल पर्यटन बना रखा था। क्या चाहते हैं उसकी भी प्रशंसा हो। अच्छा हुआ सबके वीजा कैंसिल हो गए, मुकदमे दर्ज हो गए, जेल गए, अच्छा किया, अब नहीं आएंगे घूमने। तुर्की सूडान का मौलाना खतौली में छुपा मिला मुझको, मैं इसका समर्थन करता हूं। बहराइच में छुपा मिला, बहराइच में क्या कर रहा था? भंग भून रहा था। ये बताइए, अजब तमाशा है। केंद्र सरकार इतनी बड़ी मौलाना साहब को क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्या अंदर खाने कोई नूरा कुश्ती हो रही है? मौलाना साहब भी आएंगे। मौलाना साहब की कोई नूरा कुश्ती है, क्यों नहीं पकड़ रही है? साहब एक शेर था, इब्तिदाए इश्क है, कब आएंगे? होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। भारत की न्याय प्रणाली बहुत मजबूत है, मौलाना साहब भी उसके शिकंजे में आएंगे। जी आप लोगों की हमेशा एक तरफा एक पक्षीय बात रहती है। हेलो, मैंने सब बिल्कुल आना चाहिए, जो गलत कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, हमें आना चाहिए। राजेश राय, मुझे ये बता दो, मैं कह रहा हूं जो भी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के खिलाफ काम करे उसको सख्ती से कुचलिए। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सूडानी हो, तुर्की हो, पाकिस्तानी हो, जापानी हो, कोई हो, 100 लठ मारो, एक गिनो। इसमें क्या उत्तेजित होने की बात है? कुछ चिल्लाने की बात है? राजेश राय नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं। अरे उडानी सुडानी के पहले मारो, जो गलत फैला रहे हिंदुस्तान में। बिल्कुल, इस देश का है, विदेश का है, तो उसको यहाँ के कानून में भी दंड दो, और उनके जो पासपोर्ट वीजा है वो भी उनका कैंसिल करो, उनको डिपोर्ट करो, उनके साथ सारी लीगल कार्रवाई करो। ये तो बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट बात है। लेकिन अगर हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे पुलिस वाले, हमारे डॉक्टर्स, हमारे फार्मासिस्ट अगर किसी को ले, देखिए एक तरीका तो ये भी था अमिताभ जी कि लोग जाकर कहते हैं कि आपके यहाँ हमको ये सस्पिशन है कि 10 लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना हो सकता है, अब आपको बुरा लगता है तो हम नहीं आएंगे, हम बाहर से आपकी कॉलोनी घेर करके बैठ जा रहे हैं, उसको हॉट स्पॉट बना के, ना कोई अंदर जाएगा ना कोई आप वहां से बाहर आएगा, आपकी मर्जी हो, ठीक होना चाहिए। अरे तो छत से पत्थर फेंकते तब क्या करोगे? छत से पत्थर फेंकते नहीं, बाहर सड़कों पे गलियों खड़े होते, बाहर खड़े होते, उसको हॉट स्पॉट बना देते। अरे हॉट स्पॉट में तो पत्थर चला था मुरादाबाद में, जिसमें डॉक्टर घायल हो गया था, वो भी हॉट स्पॉट था दोस्त। मेरा ये कहना है कि कार्रवाई तो करे, लेकिन अगर एक बार ये नौबत छोड़ दें कि अगर बीमार तुमको लग रहा है कि तुम जो है तुम्हारी तकलीफ ज्यादा है, तुम मरने लायक हो गए हो, तो बाहर निकल के तुम्हारा इलाज करा देंगे, हम तुम्हारे घर में से तुमको निकालने नहीं जाएंगे। ये तो वो हालत हो गई अमिताभ जी कि अगर हम किसी को भूखे को खाना देने के लिए जाए और वो भूखा हमारे ऊपर आक्रमण कर दे। नहीं, मैं कह रहा हूं आप भूखे रहना चाहते रहो, लेकिन ये बीमारी तो आप बांट रहे हो ना, इसलिए कैसे आपके केवल जीवन का मसला हो तो किसी को कष्ट नहीं, आप अपने जीवन के मालिक हैं, रखो चाहे ध्यान करो, परमात्मा को दो, बिल्कुल अल्लाह को दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बांटो नहीं। आमिर साबरी साहब,
जयपुर में एक इलाका है रामगंज, मानसिकता को समझिए, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है कोरोना से, रामगंज। वहां जब हेल्थ के वो गए, हेल्थ से जुड़े हुए कार्यकर्ता, लड़कियां और डॉक्टर्स, उनके साथ हिफाजत के लिए 2-2 पुलिस वाले भी हर ग्रुप के साथ गए। वहां उत्तर मालूम क्या मिला? घर में गए, कुंडी खटखटाई, निकला आदमी, बोले जी कितने लोग हैं परिवार में? बोले जी 10। नाम क्या क्या है? बोले सबका नाम नरेंद्र मोदी। अब बताइए। बोले खांसी जुकाम, किसी को कोई ट्रेवल हिस्ट्री, जो भी सवाल पूछे जाने थे, बोले जी नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरे मोहल्ले में लोग गए, उनसे पूछा यही सवाल जो कॉमन है सवाल, बोले जी एनआरसी। अब ऐसों की कई दवा तो करनी पड़ेगी मित्र, बुरा लगे तो भी दवा करनी होगी और आपको अच्छा लगे तब भी करनी होगी, क्योंकि वो अपनी जान नहीं दे रहे, वो दूसरों की जान लेने की भी व्यवस्था कर रहे हैं ना, इसलिए दवा तो जरूरी है, औषधि। सावरी साहब, आपके लिए प्रसन्नता का विषय हो सकता है कि देखो कितने फल फूल रहे हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं, लेकिन भारत के लिए संकट का विषय है। ऐसी मूर्खताओं वाले लोग दंड के पात्र हैं जो इतने बेहूदे हैं। जी हाँ, यकीनन ये मूर्खता वाली बात है, लेकिन जो हम हंस इस बात पे नहीं रहे थे, यकीन जानिए मैं हंस इस बात पे रहा था, जो आपका अंदाज है यकीनन लाजवाब है। मैं हंस इस बात पे रहा था, मैं इस बात पे कतई नहीं हंस रहा था कि उन्होंने जवाब क्या दिए। तब मैं हंस इस बात पे रहा था कि आपका अंदाज बड़ा निराला है। मेरा शुक्रिया जी। अब अमिताभ जी, हमारा रोजे का टाइम हो गया, हम रोजा खोल जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच अमीर साबरी। राय चिंता की बात वही है। जापान में एक प्रथा है, हराकिरी, शायद अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल करूं, हराकिरी है ना, किसी को दिक्कत नहीं, सच पूछिए। जैन संप्रदाय में एक व्यवस्था है, आध्यात्मिक व्यवस्था, संथारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ क्वारंटाइन में चले जाओ 14-15 दिन बिना भोजन पानी के, तो ओम नमः शिवाय, खत्म बात। क्या फिर काहे का कोरोना और काहे का रोना, बुद्धिस्ट में विपस्सना, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते और सुबह गली में घूम के कोरोना बांटना चाहेंगे, तो आपका इलाज जबरदस्ती करना होगा, नहीं करना होगा भाई। सागर साहब बिल्कुल सही बात है। तब तो अगर पुलिस भी लगानी पड़े, आर्मी भी लगानी पड़े, तो भी लगाई जानी चाहिए इलाज करने के लिए, नहीं? बिल्कुल लगाई जानी चाहिए। मैं आपको देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें दृष्टांत देना चाहूँगा। अब मैं एक बार दुबई में गया, तो दुबई में उन्होंने कहा इतना सख्त कानून है, यहाँ आप शासन के प्रति कुछ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। और तो और आप अपने देश के शासन के प्रति भी जो है यहाँ पर रहेंगे तो भी आप बंद हो जाएंगे, इस तरीके की। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, और सुनो, और सबसे अच्छी बात, वहाँ कोई झंडा लेके नहीं निकलता, नहीं, इस बात के खिलाफ कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और देखिए जहाँ अब वो बात मुझे याद आती है, एक मुस्लिम कंट्री है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 1972 में वहाँ पर इसी तरीके से आतंकवाद टाइप की चीज़ें जो है वहाँ बहुत तेज़ फैल रही थी, और फैल रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये तो बिना, जो शूट एट साइट वाली बात है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने कहा बहुत से निर्दोष लोग मारे जाएंगे, तो ऐसे में कैसे पुलिस को हम इख्तियार दे दें, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, हम 20 लोगों की 20 टीमें बना देते हैं, उसमें जजेस भी रहेंगे, उसमें पुलिस वाले भी रहेंगे, आर्मी वाले भी रहेंगे, मजिस्ट्रेट भी रहेंगे, सोशल वर्कर भी रहेंगे, नगर पालिका के लोग भी रहेंगे, और एक बड़ी सी मोहर दे दी। उन्होंने कहा जाओ भाई, तुम्हें खुली छूट है, पूरे देश में जाओ, और जहाँ भी मालूम हो कि ये आतंकवादी है, ये गड़बड़ करने वाला है या उसका मददगार है, उसको वहीं गोली मार दो। और ये बात कह दी कि उस व्यक्ति की लाश को कोई ना तो उसके घर वाले उठाएंगे, ना कोई नगर पालिका उठाएगी, उस पर वो ठप्पा लगा देंगे, फिर वो नगर पालिका उठाएगी। इतने सख्त करने के बाद में 3 महीने में वहाँ आतंकवाद या उस तरीके की बात बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई, आज तक नहीं हुई है। ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कोई सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं छोटी टिप्पणी राय से लूंगा। राय, भाव आपने देखे हुए
मन आपने पढ़ा इसी बहस में। हम लोगों के एक जो मेहमान थे उनका देखा, जब पढ़े लिखे लोग इस ढंग की बात करेंगे तो जो जाहिल हैं वो उसमें कितना तेजाब ऐड कर देंगे, इसकी कोई लिमिट होगी क्या फिर राजेश राय? बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, हम लोगों के यहाँ एक बात कही जाती है पुलिस में कि अपराधी बड़ा मारो और अपराध छोटे छोटे अपराध को पकड़ो, छोड़ो मत, छोटे छोटे अपराध पे रगड़ दो और अपराधी बड़ा मारो जी। यहाँ पे जो ये लोग कर रहे हैं ना इन चीजों को, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, आकर के पीछे से आकर के लोगों को हमला कर रहे हैं, ये सारी चीज, एक तो मैंने पहले जैसे कहा था अमिताभ जी कि मन बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये पिछली सरकारों में कभी कुछ हुआ नहीं है, तो वो मन वो अभी आप देखिए ये जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है। अगर ये आप इधर कल्पना कीजिए कि और कुछ सरकारें नहीं होती तो मैं समझता हूँ जिले जिले में, मोहल्ले मोहल्ले में होता, लेकिन वो थोड़ा सा डर व्याप्त हुआ है, बहुत व्याप्त हुआ है, बहुत कमी आई है। लेकिन अब जरूरत यह है कि जो सरपरस्त लोग हैं, जो पीछे से खड़े होकर के बढ़ावा दे रहे हैं, अब वक्त यह है कि उनको भी ढूंढ करके, अच्छा आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छा आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो बड़े बड़े, जैसे आपने अभी एक बात कही थी ना कि एक कौवा मार के टांग दिया था तो प्रदेश में सन्नाटा हो गया था, जैसे आपने एक माफिया का जिक्र किया है सरकार में। ये वो समय है कि अब उन लोगों को ढूंढा जाए जो पर्दे के पीछे से इस तरह की चीजें, इस तरह के जो कठपुतलियां चला रहे हैं, ऐसे लोगों को भी किया जाए। और विश्वास रखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से इस प्रशासन में, शासन में चीजें चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं इसमें 100% कमी आएगी। वैसे तो देखिए मर्डर की इतनी सख्त सजा है, फांसी भी होती है, फिर भी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इसमें 100% कमी आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है जी। चलिए, विश्वास ये करते हैं कि कानून जिस तरीके से कठोर है और उस कठोर कानून के बाद भी इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो चला है और ये जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे एक बार फिर से कि कानून का डर, कानून का खौफ है नहीं या फिर कुछ और है? देखिए, कुछ मौलिक परिवर्तन भारत को अपने व्यवस्था में करने होंगे, जैसा हम लोग महसूस करते हैं। सत्ता कैसे चलाना है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव के बाद आई हुई सरकार तय करती है, लेकिन हम लोग एक देश के नागरिक के नाते ऐसा महसूस करते हैं। एक दुनिया का छोटा मुल्क है, हम लोग हमारे सामने तो बहुत छोटा है आबादी में, उसके यहाँ खेती की टेक्निक सीखने सब लोग जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सिंचाई की खास तौर पर। वो संकट में फंसा, आबादी कम थी, सेना बहुत छोटी थी। उस समय के उसके जो मुखिया थे, उनके सलाहकारों ने कहा कि साहब बहुत कमी है, हम लोगों के पास संसाधन नहीं, क्या करें? तो उन्होंने कहा बाह्य चुनौतियों से बाद में निपटेंगे। क्या? अभी दरवाजा बंद करो, घर की सफाई करो। क्या? बाह्य चुनौतियों से जीत लेंगे। और इतिहास बताता है उस छोटे से मुल्क ने बाह्य चुनौतियों को जीत लिया। आज उस मुल्क से युद्ध की तकनीक और युद्ध के औजारों की तकनीक लेने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश सौदा करते हैं। मुल्क बहुत छोटा है, भारत भी है उनमें सौदा करने वालों में। उसके यहां का इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस बेजोड़ है, उसके यहां के युद्धक विमान बेजोड़ है। उसने सिंचाई से लेके और युद्ध तक एक सी पारंगत स्थिति पैदा की अपनी। भारत को वैसा करना होगा। घर के दरवाजे बंद करिए और पहले घर को सैनिटाइज करिए। भारत को अपने घर को सैनिटाइज करना होगा। भारत में रहिए तो भारत के मन के साथ चलिए। अमिताभ अग्निहोत्री राजेश राय में नहीं बन सकती, विरोध हो सकता है, मुकदमा भी हो सकता है, ठीक है। अमिताभ अग्निहोत्री ओपी सागर में नहीं बने, लड़ाई झगड़ा मुकदमा भी हो सकता है। ऐसे वैसा वर्षा मान लीजिए, पंकज रौतेला वर्सेस ओपी सागर मान लीजिए। लेकिन यह अनुमति किसी को नहीं होना चाहिए उसके नाम के आगे पंडित लिखा हो, सागर लिखा हो, राय लिखा हो, रौतेला लिखा हो या खान लिखा हो कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे। ये लक्ष्मण रेखा तो खींचनी पड़ेगी। नहीं, हिंदुस्तान की व्यवस्था के खिलाफ बोलना, उतना ही सख्त कानून होना चाहिए जितना सख्त कानून कई देशों ने अपने यहां रखा हुआ है, और कुछ देशों ने तो ईश निंदा पर रख दिया, इतना ही सख्त कानून।
मैं नाम ना भी लूं तो भी ठीक है, बगल का ही मामला है, वहां इसे फांसी हो जाती है। हमारे यहां सबको गाली दे रहे, जिन्हें कैसी कैसी फोटो की प्रदर्शनी लगा दी है हिंदुस्तान में, बताइए, जिसमें सीता राम हनुमान के चरित्रों को विखंडित कर दिया। जरा बगल में करा के दिखा दीजिए, बहुत दूर नहीं है, वहां से करके दिखा दीजिए ना, पांव पांव का रास्ता है, हिम्मत है नहीं। ये सारी दुनिया की आजादी आपको इसी मुल्क में चाहिए, वैसी ही सख्ती यहां भी करनी पड़ेगी। दुनिया भर की आजादी आपको इसी मुल्क में चाहिए। अरे कभी दुबई में मांगिए इसी आजादी, कभी इजराइल में मांगिए, कभी अमेरिका में मांगिए। अमेरिका ने अपने यहां सामान्य व्यक्तियों की जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग के नियम बदल दिए एक हमले के बाद। न धरना हुआ, न प्रदर्शन हुआ, न पोस्टरबाजी हुई, न व्हाट्सएप चला, कुछ अनुमति नहीं। अच्छा लगे तो रहिए देश में, नहीं तो चले जाइए, बहस नहीं करनी। कुछ मामलों में भारत को ऐसा ही मानक तय करना होगा। इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? जो लोग देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, उनके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। और जो बात राजेश राय कह रहे थे, ठीक बात है, ये सागर साहब ने इसकी पुष्टि की। किसका हाथ है, किसके हाथ में पत्थर है, ये छोटी बात है उसको पकड़ना। वो हाथ में पत्थर लेके आए, किसने उसे पकड़ाया, इसके पीछे किसने प्रेरणा दी, उसको पकड़ना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा बड़ी बात है। ताकत वहां से आती है। दंगा हुआ, जो चेहरे सीसीटीवी में आ गए उनको उठा के बंद कर दिया आप लोगों ने, अच्छी बात है। लेकिन ये देखिए वो कौन से चेहरे हैं जो सीसीटीवी में नहीं आते लेकिन दंगे के लिए फंड करते हैं, दंगे के लिए उत्तेजना का कारोबार करते हैं, दंगे के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन लोग हैं जी? उनको सजा दीजिए, उनको पकड़िए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी अनुरोध करूंगा, इस तरह के हमलों के पीछे जो लोग हैं, जो उनको आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, धार्मिक समर्थन दे रहे हैं, उनके विरुद्ध भी यही कानून लगाइए जी। और जो शुरुआत की बात आई थी, दंड दीजिए, चाणक्य ने कहा था, मैंने एक बार यहां उद्धृत भी किया था, दंड ऐसा होना चाहिए जिसकी गूंज दूर तक हो। बंद कमरे का दंड समाज उसको समझ नहीं पाता। दंड दीजिए तो थप्पड़ इतना जोरदार हो कि उसकी गूंज मोहल्ले भर में जाए, तब तो बात बनेगी, अन्यथा दंड से बहुत बात बनेगी नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका, ओपी सागर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, राजेश राय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हृदय नारायण दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर साबरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आखिर इलाज क्या है? इलाज खोजना ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए क्योंकि माहौल कोरोना का है और कोरोना के इस काल में भी लोग समझने को तैयार नहीं। कानून सख्त है, उसके बावजूद भी सड़क पर तांडव मचाया जा रहा है। इस तरह की तस्वीर क्या कहती है? अब बात करें कार्यक्रम में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए आनंद टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।